सब पीछे हट जाएं और कोई एक कदम आगे बढ़ा दे तो हीरो वही कहलाता है। और जो ये सोच लेता है कि कुछ ऐसा करना है जिससे कि किसी का भला हो जाए, फिर उसे किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता। कोरोना की इंतहा के दिनों में जब बहुत पीक पर था कोरोना वायरस, तो एक पाकिस्तानी ऐसा था जिसने ये कदम उठाया हीरो बनने का। और हीरो बनने का शायद कदम उस वक्त उनके जहन में नहीं आया कि मैं हीरो बन जाऊंगा। उस वक्त उन्होंने सिर्फ खिदमत खल्क करने की ही नीयत से ये कदम आगे बढ़ाया था। लेकिन बाद में उन्हीं को सर्टिफाइड किया बेसिकली, और ब्रुकलिन बुरो और प्रेसिडेंट की जानिब से उनको ये सनद भी मिली कि वो वाकई एक हीरो हैं। दरअसल कोविड से वफात पाने वालों के हवाले से सवाल ये पैदा हो गया था उस वक्त कि कौन इनको गुस्ल देगा, जनाजा पढ़ाएगा और इनकी तदफीन करेगा। ऐसे में न्यूयॉर्क के एक तुर्क मस्जिद के इमाम अहमद अली साहब जो हैं वो आगे बढ़े और उन्होंने 7 हफ्तों में 200 से ज़ायद जनाजे पढ़ाए और उनकी तदफीन की। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में लेफ्टिनेंट हैं, इकरा मस्जिद में इमाम हैं और यूनाइटेड स्टेट्स चैपलन फोर्स के चीफ चैपलन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि वो जज्बा कौन सा होता है, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें अल्फाज में, कि अपनी जान बाद में, अपनी खैरियत बाद में, लेकिन जो लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिन लोगों को तकलीफ़ पहुंच रही है, पहले उनकी मदद। देखें, मुसलमान होने की शराइत में से एक शर्त ये भी है जो हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में मिलती है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी। यानी कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो वही चीज़ जो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे मोमिनीन के लिए पसंद करे। तो जिस वक्त ये कोरोना का मामला शुरू हुआ उस वक्त मुझे अर-रयान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज से फ़हीम मियां और इम्तियाज़ अहमद की कॉल आई। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास आएँ क्योंकि हमारे तमाम वर्कर काम छोड़ चुके हैं और मसाजिद बंद हैं और जनाज़ा पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई भी इमाम इस वक्त मौजूद नहीं है। तो उस वक्त मेरे पास यही ऑप्शन थी कि मैं मोमिनीन की सफ़ में शामिल रहूं या बाकी लोगों की तरह डर जाऊं और घर में बैठ जाऊं कि मुझे कोरोना ना हो जाए। तो वजह यही थी कि अल्लाह का डर और अल्लाह पे यकीन, ये 2 चीज़ें जो हैं इनकी वजह से अल्लाह ने मुझे हिम्मत भी दी और अल्लाह ने बहुत मदद की, क्योंकि ये किसी इंसान के बस में नहीं है कि वो इस तरह से निकले और इतना काम कर सके। तो अल्लाह की मदद शामिल हाल रही, तो जिस पे मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। माशाअल्लाह। अच्छा इमाम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देखिए, जब आप निकलते हैं किसी एक जज्बे के तहत और आप लोगों की इस तरह खिदमत कर रहे होते हैं कि उनके जनाजे पढ़ाना, उनको गुस्ल देना, तो उसके अंदर एक अपनी सेहत का ख़तरा तो होता है। तो क्या आपको भी कोविड हुआ? तकरीबन 2 वीक के बाद मुझे भी बीमारी शुरू हो गई थी और उस वक्त मैंने जो है मतलब बताया कि मैं बीमार हो गया हूँ। तो मैं समझा शायद हमारे आसपास जो लोग हैं वो थोड़ा सा मुझे ब्रेक देंगे, लेकिन चूँकि कोई भी वहाँ पे उस वक्त इमाम मौजूद नहीं था इसलिए मुझे वो कॉल करते थे और मैं मेडिकेशन लेके और हिम्मत करके निकल आता था। तो बस वो अल्लाह की मदद शामिल हाल थी कि उस मुश्किल वक्त से हम निकले। बीमार हम तकरीबन जितनी भी हमारी टीम थी वो सभी बीमार भी हुई, उन्हें बुखार भी हुआ। लेकिन उन दिनों में कोरोना वायरस के जो टेस्टिंग है वो आम नहीं थी, बड़ी मुश्किल से होती थी, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती थी। वीक पहले वो कहते थे आप 1 वीक इंतज़ार करें, अगर ज़्यादा बीमार हों तो फिर हम टेस्ट करेंगे। तो वो ऐसी सिचुएशन थी कि बग़ैर टेस्टिंग के ही हम बस वो जो मेडिकेशन अवेलेबल आई वो उसे लेके तो बस काम करते रहे। कि बूस्टर डोज कितनी अहम है, और हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा मौजूद हैं, यही हमें बता सकते हैं। ज़ाहिर है इनका वसी तजर्बा है मेडिकल साइंस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बूस्टर डोज है ये कितनी कारआमद है और कितनी अहम है, लगवानी चाहिए नहीं लगवानी चाहिए, क्या सिलसिला है इसका? जी बहुत अच्छा आपने आज ये नुक्ता उठाया है, इसलिए कि इस वक्त ना बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और जो लगवाने के प्रोसेस में हैं। कुछ लोग अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करवाते हैं और फिर कहते हैं जी कि हमारी एंटीबॉडीज़ नहीं है तो हमें वैसे ही वैक्सीन और लगा दें। तो मैं कुछ सूरत हाल वाज़े करना चाहता हूँ हमारे ज़हनों के अंदर, ताकि इसके बारे में जो इब्हाम है या जो इसके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाए। देखिए जी, पहली बात यह है कि जिस तरह ये एपिडेमिक आगे चल रहा है, पैंडेमिक आगे चल रहा है, उस तरह साथ साथ रिसर्च भी हो रही है, वैक्सीन्स भी बनी हैं, वैक्सीन्स लगी भी हैं
और उसके साथ साथ अब वैक्सीन जब लग रही हैं तो उनके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च हो रही है कि एंटीबॉडीज़ कितनी बन रही हैं, कितनी डोज़ होनी चाहिए, कितने वक्फे से डोज़ होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस वक्त जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, मसलन अमेरिका और यूरोप ख़ास तौर पे, वहाँ पे ये काफ़ी बहस है कि जी बूस्टर डोज़ अब लगनी चाहिए, क्योंकि जितना समझा जा रहा था कि ये वैक्सीन अफादियत होगी, इनके अंदर इफ़ेक्टिवनेस होगी, उतनी अभी नज़र नहीं आ रही। सही। लेकिन आलमी अदारा सेहत का ये कहना है कि अभी तक ये जो एविडेंस है या ये जो मुशाहिदा है या जो ये सबूत है, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला किया जा सके कि बूस्टर डोज़ जो है वो लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। अमेरिका में तो उन्होंने कह दिया जी कि दूसरी डोज़ के 8 महीने के बाद जो ख़ास तौर पे उसी तरतीब में जिस तरह वैक्सीन लगी थी, वल्नरेबल लोगों को पहले लगती है, तो उसी तरतीब से 8 माह के बाद जो है बूस्टर डोज़ लगनी चाहिए। इज़राइल ने 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज़ लगानी शुरू कर भी दी है। लेकिन आलमी अदारा से बहुत इसके बारे में डेफिनेटिव उनका व्यू है कि अभी बूस्टर डोज़ नहीं लगानी चाहिए। और उसकी एक और बहुत बड़ी अहम वजह है, और वो ये अहम वजह है कि एक तरफ तो मसलन अगर हम अफ्रीका की मिसाल लें तो अफ्रीका में अगर 1.3 बिलियन लोग हैं तो उनमें से 2% से ज़्यादा को अभी तक पहली डोज़ भी नहीं लग सकी वैक्सीन की। ठीक है जी, जहाँ एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ ये है कि जिन अडल्ट पॉपुलेशन जिन मुल्कों में उन सबको वैक्सीन लग चुकी है वो अब तीसरी वैक्सीन लगाना चाहते हैं। तो ये एक मॉरल इशू भी है, ये एक एथिकल इशू भी है। और हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने ये 2 दिन पहले बड़ी ज़बरदस्त इस पर एक ब्रीफिंग दी है और उन्होंने कहा है कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं उनको ये सोचना चाहिए कि पहली जो हमारी तरजीह होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि तमाम लोगों को एक दफ़ा तो सारी वैक्सीन लग जाए, फिर हम बूस्टर की भी बात करेंगे। और इसकी मिसाल मेरे एक पुराने कोलीग हैं वहाँ पे डॉक्टर माइकल, उन्होंने बड़ी अच्छी दी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इस तरह है कि हम लोग डूब रहे हों और आप उन्हें लाइफ वो जैकेट्स दे रहे हों और आपने एक बंदे को दे दी हैं और बहुत सारे लोगों को एक भी अभी नहीं मिली, और जिनको 2 मिली हैं वो कह रहे हैं कि हमें तीसरी भी दे दें। तो ये एक बहुत बड़ा एथिकल मॉरल डायलेमा भी है। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है पाकिस्तान में लोग, क्योंकि पाकिस्तान में भी अभी मेरा ख्याल है कि 13 मिलियन लोग हैं, 1 करोड़ 30 लाख के करीब लोग हैं कि जिनको दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं, और हमारा हदफ 70 मिलियन था इस साल के आखिर तक। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हमारी पहली तरजीह यहाँ भी यही होनी चाहिए कि जिन लोगों को एक भी दफ़ा भी वैक्सीन नहीं लगी उनको तो पहले लगाएं और फिर हम बूस्टर की बात उसके बाद में करेंगे। बिल्कुल सही है। अब आते हैं इमाम साहब आपकी तरफ, जो अवैध सवाल कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि उस वक्त क्या हालात थे और क्या मतलब सूरत हाल थी जब आप वो नमाज जनाजा पढ़ाते थे लोगों के, जब कोई और आगे नहीं आ रहा था? उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना वायरस एक्चुअली है क्या और ये किस तरह से जाने ले रहा है। तो जब हम फील्ड में आए तो पहले चंद दिनों में हम 2-3 जनाजे लेके गए, और यूजली एक इमाम का काम बहुत आसान होता है कि उसके सामने मैयत रख देते हैं लोग, हम जनाजा पढ़ाते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन वो वक्त आया कि जब उन्होंने कहा कि अब आप जाएं और घरों से जाके बॉडीज़ को पिक भी करें। तो शुरू में हमें, क्योंकि हमारे पास वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी उससे मुताल्लिक कि कैसे घरों में जाना है, कैसे पिकअप करना है, तो फिर साथ में रियान मुस्लिम फ्यूनरल सर्विसेज के ज़फ़र साहब थे, वो सारे हमारे साथ मिले और हम लोगों ने फिर घरों में जा के बॉडीज़ उठाई। और हमने जो कुछ देखा है उसे हम बयान नहीं कर सकते लफ्ज़ों में, लेकिन एक बहुत तकलीफ़ दे अमल था। सारा दिन हमें खाने पीने को कुछ नहीं मिलता था क्योंकि तमाम स्टोर्स बंद थे, तमाम मार्केट्स बंद थी, और अक्सर ये होता था कि हम 12-12 घंटे 13-13 घंटे बगैर खाए पिए जाके कब्रिस्तान से हम बॉडी दफना के फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल में जाके पिक कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिन हमने सारा प्रोसेस अगले दिन के लिए हमने रेडी करना होता था कि बॉडीज़ को हम पहले पिक करते हैं, उसके बाद उन्हें वॉश करना है, फिर उन्हें कफन देना है, फिर उसके बाद उन्हें कैस्केट में रखना है जिसे हम अब ताबूत कह लें, उसमें रख के फिर उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट बनानी होती थी। तो इम्तियाज़ भाई वो 24/7 लगे होते थे,
और इस तरह से फिर अगले दिन सुबह सुबह फैमिलीज़ होती नहीं थी, तो यूजली 3 बॉडीज़ 6 बॉडीज़, कभी कभी 3-3 4-4 चक्कर लगते थे। 15 से 20 बॉडीज़ अ डे के हम रेशियो पे पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर वहाँ कब्रिस्तान में बॉडीज़ मौजूद होती थी जिनके साथ कोई भी नहीं होता था, लोग कहते थे इनकी भी जनाजा पढ़ा दें। तो इस तरह एक ऐसा हमने मरला देखा था कि जिसमें कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल ये लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए कि इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैक्सीनेशन करवाएं। अभी भी लोगों की जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ रुझान जो है वो बहुत सारे लोगों का कम है, और बहुत सारे लोग अभी भी उसको एक साजिश समझ रहे हैं कि जी चिपे लगा देंगे। फाइनली डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कोरोना के जो नंबर्स चल रहे हैं उस हवाले से बहुत सारी जगहों पर, खासतौर पर सिंध में स्कूल्स भी खुल रहे हैं 23 तारीख से, और यूनिवर्सिटीज़ भी खुल रही है। वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स, और क्या हमारा प्लान ये सही है कि अब हम जो है वो स्कूल्स को और बाकी चीज़ों को खोल दें? देखिए, ये वो जिसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम आगे मूव कर रहे हैं हम सीख भी रहे हैं, और अब ये चौथी लहर थी, और अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त हुकूमत के इक़दामात की वजह से इसमें वो जो कर्व है वो अब प्लेटू हो गया है, और ज़्यादा अब मतलब केसेस जो हैं उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएंगे, कुछ हुए भी हैं। सही। तो अब देखें ना, आप इनडेफिनेटली तो ना स्कूलों को बंद कर सकते हैं, ना दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं। तो अच्छी बात यह है, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बड़ी खुशकिस्मती है कि जिस तरीके से NCOC के अंदर डेटा की बुनियाद के ऊपर तमाम फैसले किए जाते हैं, तो मेरा ये ख्याल है जी कि ये जो डेटा है वो ड्राइव उसको करना चाहिए हमारे डिसीजंस को, और ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर वो चाह रहे हैं कि स्कूल खुलें तो यकीनन उनके पास इसकी ठोस वजूहात है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, आपने वक्त निकाला। इमाम अहमद साहब, आपने वक्त निकाला। आपकी काबिल कदर खिदमात के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं।